मैं उषा गंदोड़िया महेश शिक्षा सदन से व्यावसायिक प्रबंध के लिए पिछले चैप्टर में आपने प्रबंध के कार्य जो मैंने 5 कार्य बताए थे, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, ये मेन फंक्शन है, मेन कार्य है, जिसमें हमने प्लानिंग नियोजन के बारे में पहले हमने पढ़ लिया था। नियोजन का अर्थ पढ़ा था हमने और नियोजन के तत्व पढ़े थे हमने, उसके बारे में समझा था। आज हम बाकी जो नियोजन के मुख्य मेन जो कार्य है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा कार्य है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये होता है कि ये निर्धारित करता है, संगठन प्रबंध का मुख्य कार्य है, जब तक हमारा नियोजन कार्य पूरा नहीं होता है तब तक हम संगठन ढांचा तैयार नहीं करते। जैसे ही नियोजन प्लानिंग हमारी हो जाती है, हमें क्या करना पड़ता है, संगठन ढांचा तैयार करना पड़ता है। इसके अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि क्या क्रियाएं होगी, क्रियाओं का क्या सामूहिकरण होगा, अधिकार व दायित्व, जो अधिकार दिए हैं, जो दायित्व उत्तरदायित्व, उसका किस प्रकार से प्रत्यायोजन होगा। जितनी भी क्रियाएं होती, कार्य होते हैं, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि संस्था के अंतर्गत कौन सी क्रिया यानी कार्य, जिसको हम कहते हैं कार्य, उन कार्यों का सामूहिकरण कैसा होगा, अधिकार उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन कैसा होगा, कौन निर्णय लेगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा, इन सभी कार्यों को करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि ये निर्धारित करता है कि योजना को क्रियान्वयन, यहाँ पे क्रियान्वयन का मतलब होता है लागू करना, कि योजना को लागू करने के लिए क्या कार्य सौंपे जाएंगे, कार्यों का जो समूह है, समूह में किस प्रकार से बांटा जाएगा, अधिकारों का किस प्रकार से प्रत्यायोजन होगा, ये अधिकार किस प्रकार से निश्चित किए जाएंगे, साधनों का आवंटन किस प्रकार से होगा, निर्णय कैसे लिए जाएंगे, कौन किसको रिपोर्ट देगा, कौन किससे रिपोर्ट प्राप्त करेगा, ये सभी क्रियाएं करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। वापस यह संगठन ये निर्धारित योजना के क्रियान्वयन को लागू करने या क्रियान्वयन करने में, कार्यों को बांटने में, कार्यों का समूह करने में, कार्यों का समूह में बांटने में, अधिकार का प्रत्यायोजन करने में, साधनों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, निर्णय कौन लेगा, रिपोर्ट किसको देगा, रिपोर्ट किससे प्राप्त होगी, इन सबको जो किया है जल्दी उसको हम क्या कहते हैं, संगठन। अर्थात इसके अंतर्गत कर्मचारियों के सामूहिकरण एवं उनके आपसी संबंध जो होते हैं, कर्मचारियों के सामूहिकरण एवं उनके आपसी संबंधों को स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संगठन कहलाती है। इसी में प्रोफेसर हैने ने ये बताया कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। मैत्रीपूर्ण संयोजन संगठन कहलाता है। यह हो गया आपका संगठन। अगला है निर्देशन। निर्देशन का कार्य है नेतृत्व प्रदान करना, अभिप्रेरित करना। संगठन का कार्य है नेतृत्व प्रदान करना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना तथा समय समय पर मार्गदर्शन करना ही क्या कहलाता है, नेतृत्व। कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना, अभिप्रेरित करना, समय समय पर उन्हें प्रभावित करना ही क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। इससे क्या होगा, जो कर्मचारियों को हमने कार्य सुपुर्द किया है या सौंपा है, जो कार्य हमने दिया है, उस कार्य को वो सही ढंग से कर सकते हैं। यानी संस्था के अंतर्गत ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि अधिकारी और कर्मचारियों में अपनत्व की भावना स्पष्ट हो, यानी अपनत्व की भावना उत्पन्न हो। एक संस्था के प्रति अपनत्व की भावना उत्पन्न होती है क्योंकि उन्हें समय समय पर निर्देश दिया जा रहा है, मार्गदर्शन किया जा रहा है, उन्हें अभिप्रेरित किया जा रहा है। इसी में आगे प्रोफेसर कुंडल ने बताया है
कि अधीनस्थों के प्रदर्शन व पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। अधीनस्थों के पद प्रदर्शन व पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। इस प्रकार इस परिभाषा से या निर्देशन के इस कार्य से हमें यह इसके तत्व बताए हैं। वह है पहला अनुशासन हो गया, इसमें नेतृत्व, अभिप्रेरणा, आदेश निर्देश। इस परिभाषा के आधार में इसके जो तत्व निकलते हैं वह है अनुशासन है, नेतृत्व प्रदान करना, आदेश निर्देश देना, अधिकार प्रदान करना, अधिकार देना और नेतृत्व अनुशासन आदि तत्वों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाए। अब हम पढ़ते हैं नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण का अर्थ होता है संगठन कार्य में निष्पादन के स्तरों का निर्धारण करना। संगठन कार्य में निष्पादन के स्तरों का निर्धारण करना। निष्पादन यानी कार्य पूरा हो गया उसका, वह मानव स्तर पर निष्पादन बनाए रखना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। वापस बता रही हूं मैं, संगठन कार्य में निष्पादन स्तरों का निर्धारण करना व मानव स्तर पर निष्पादन बनाए रखना ही क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण के अंतर्गत अन्य शब्दों में संगठन कार्य में निष्पादन के स्तरों के मतलब जो निष्पादन के स्तरों का जो क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। जो भी संगठन के अंतर्गत कार्य निष्पादन होते हैं उनको निर्धारित किए जाते। अन्य शब्दों में इस प्रकार से है, संगठन कार्य में निष्पादन के स्तरों को निर्धारित किए जाते हैं। फिर उसका क्या किया जाता है? वर्तमान, ये तो निर्धारित हो गए हमारे निष्पादन स्तर निर्धारित हो गए, तो और उसका क्या किया जाता है? वर्तमान स्तर से मिलान किया जाता है, वर्तमान स्तर से मापा जाता है, मिलान किया जाता है तथा इसका पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित जो स्तर है उससे भी इसको क्या किया जाता है? इन चीजों को ध्यान में रखना है। अन्य शब्दों के अंतर्गत जो निष्पादन के स्तरों को निर्धारित किए गए हैं उनको वास्तविक स्तर से मापा जाता है और पूर्व निर्धारित स्तरों से क्या किया जाता है? मिलान किया जाता है। इससे प्रबंधक को यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी सफलता के लिए कार्य एवं उत्पादन महत्वपूर्ण है। कार्य एवं उत्पादन महत्वपूर्ण है। इसका किस प्रकार से और कहाँ कैसे उपयोग में किया जाए और उसके लिए क्या किया जाए? सुधारात्मक उपाय किया जाए, उसको हम कहते हैं नियंत्रण। नियंत्रण एक बार वापस बता रही हूं मैं। नियंत्रण का अर्थ होता है संगठन में कार्य के निष्पादन स्तर को बनाए रखना, अर्थात कहने का मतलब वर्तमान स्तर को मापा जाता है इसके अंतर्गत और उसका इससे मिलान किया जाता है, पूर्व निर्धारित से मिलान किया जाता है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी होती है तो उसमें सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब इससे प्रबंधकों में ये निश्चित हो जाता है कि कार्य और उत्पादन जो दोनों है वह महत्वपूर्ण है। इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें किस प्रकार सुधारात्मक उपाय करके हमें उसे सुधारा जा सकता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं हो। अब है इसके आगे प्रबंध नियंत्रण की प्रक्रिया। नियंत्रण की प्रक्रिया है, इस परिभाषा के आधार पर नियंत्रण की प्रक्रिया ये बताइए। सबसे पहले इसमें प्रमाप निर्धारित करना। प्रक्रिया है ये नियंत्रण की। इसके अंतर्गत पहले प्रमाप को निर्धारित कर दिया जाता है कि प्रमाप क्या होंगे, कार्यों को उस प्रकार से करना है। दूसरा है हमारे पास कार्यों का मूल्यांकन। कार्यों का मूल्यांकन व परिणाम तैयार करना। प्रमाप निर्धारित करने के बाद उसके कार्यों
कार्यों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं और उसके बाद उसके परिणामों को देखा जाता है। तीसरा है वास्तविक परिणाम। वास्तविक परिणाम का प्रमाप से तुलना करना। वास्तविक परिणाम यानी पहले परिणाम निर्धारित हो गया, कार्यों का मूल्यांकन हो गया, तो उस मूल्यांकन से जो परिणाम आए हैं उस परिणामों को किससे तुलना की जाती है, इस प्रमाप से तुलना की जाती है। और अगर इन दोनों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई पिछले या कमी हो जाती है तो उसमें चौथा क्या किया जाता है, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई त्रुटि उत्पन्न होने की संभावना न हो या इसकी पुनरावृत्ति न हो, तो क्या किया जाता है, सुधारात्मक उपाय करो। ये नियंत्रण की प्रक्रिया के 4 पॉइंट। अगला है हमारा लास्ट 5वां समन्वय। किसी संस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास, जो हमारा लक्ष्य है, किसी संस्था का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, संस्था में सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। अनेक विभाग होते हैं, अनेक कर्मचारी होते हैं, उन सामूहिक प्रयासों में तालमेल स्थापित करना ही क्या कहलाता है, सामंजस्य स्थापित करना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। एक संस्था, अन्य शब्दों में कह सकते हैं, एक संस्था के अंतर्गत अनेक विभाग होते हैं, अनेक कर्मचारी होते हैं। इन कर्मचारियों की कार्य करने का तरीका, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता आदि में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। तो वहां पर व्यक्तिगत और अंतर्व्यक्ति संघर्ष होने की संभावना रहती है और इस संघर्ष को कम करने के लिए, यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, साधनों का सही उपयोग करने के लिए, संस्था में कुशलता लाने के लिए, अधिकारों और कर्मचारियों के बीच संबंध अच्छे हो, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तालमेल, समन्वय व सामंजस्य की आवश्यकता होती है। वह कहलाता है समन्वय। कुंडज ने इस परिभाषा को इस प्रकार से बताया है, समन्वय प्रबंध का सार, प्रबंध का सार। कुंडज ने इसे क्या माना है, प्रबंध का सार माना है, प्रबंध का कार्य नहीं माना। क्यों नहीं माना है, क्योंकि समन्वय जो है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वह निर्देशन हो, चाहे नियंत्रण हो, हमें कोई भी कार्य करना पड़े तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, समन्वय, तालमेल, सामंजस्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे प्रबंध का कार्य न मानकर उसे कुंडज ने क्या माना है, प्रबंध का सार माना है। क्योंकि प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं वह इसी के द्वारा पूरे किए जाते हैं। समन्वय प्रबंधकीय कार्यों, समन्वय प्रबंधकीय कार्यों का कहने का मतलब, समन्वय प्रबंधकीय कार्यों को पिरोने का काम करता है। समन्वय प्रबंधकीय कार्यों को पिरोने का कार्य करता है। समन्वय प्रबंध कार्य, समन्वय जो है वह प्रबंध कार्य की माला का धागा है। क्या माना है इसे, समन्वय को प्रबंध कार्य की माला का धागा माना है तथा प्रबंध के कार्य को नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण जो भी है, जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों को इस माला के फूल या मोती माना है।
जो क्या करता है समन्वय, इनको एक धागे में पिरोने का कार्य करता है और एक माला का निर्माण करता है। इसीलिए प्रबंध को क्या माना है, इसीलिए समन्वय को प्रबंध का क्या माना है, सार माना है। क्योंकि समन्वय जो है वह क्या है, माला का धागा है और प्रबंध की कार्य जो नियोजन है, संगठन है, समन्वय है, जितने भी कार्य हैं वह सभी कार्य क्या है, इस धागे की क्या है, मोती व फूल है, जिसे एक धागे में पिरोने का कार्य करता है। जब फूलों की माला बनती है तब उसको एक धागे के में, जब फूलों की माला बनती है तो उस धागे के अंतर्गत उसे पिरोया जाता है। उसी प्रकार प्रबंध की प्रक्रिया उसी प्रकार समन्वय के आधार पर बनती है। ये हो गया आपके प्रबंध के कार्य के मुख्य कार्य के 5 पॉइंट। धन्यवाद।